जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं एक लेटर के बारे में बात करने वाली हूँ। ये लेटर माननीय रक्षा मंत्री जी को भेजा गया है, जिसके माध्यम से हमारे सैनिक और हमारे पूर्व सैनिक के हित को लेकर एक बहुत बड़ी मांग जो है सीधे सीधे रक्षा मंत्री जी तक पहुंचाई गई है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इस लेटर का जो विषय है ये हमारे सभी सैनिकों और पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी काफी जरूरी है। आगे जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये जरूर से समझ में आएगा कि क्यों ये बात मैं यहाँ पर कह रही हूँ, यानी इस वीडियो को मैं शेयर करने के लिए क्यों कह रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ देखिए, मैंने कुछ कमेंट्स आज के इस वीडियो में शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा। चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप चाहें तो हमारे इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे देश के सैनिकों और रिटायर्ड सैनिकों से जुड़ा हुआ है। यह विषय है सीएसडी के माध्यम से कार खरीदने पर जो रैंक के आधार पर जो कीमतें लगाई जा रही हैं उनकी सीमा और उससे जुड़ी समस्याएं। देखिए, भारत में सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए एक विशेष व्यवस्था होती है, ये आप सब जानते हैं, जिसे सीएसडी यानी कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट कहा जाता है। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि देश की सेवा करने वाले हमारे सैनिकों को जो कुछ जरूरी चीजें जो है वो कम कीमतों पर मिल सके। सीएसडी के माध्यम से सैनिक कई तरह का सामान देखिए खरीद सकते हैं, जैसे रोजमर्रा की चीजें, इलेक्ट्रिक आइटमें और इसके साथ साथ यहाँ तक कि कार भी जो है हम परचेस कर सकते हैं। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था कि सैनिकों के कल्याण के लिए कुछ सुविधाएं देना। जब कोई व्यक्ति सेना में अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा देश की सेवा में लगा देता है तो ये स्वाभाविक है कि सरकार भी उसके लिए कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराए। लेकिन सीएसडी में कार खरीदने के मामले में एक नियम है जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। ये नियम है रैंक के आधार पर कीमत की सीमा। इसका मतलब यह है कि हर सैनिक अपनी पसंद की कोई भी कार नहीं खरीद सकता। उसकी रैंक के अनुसार कार की कीमत की एक सीमा तय कर दी जाती है। यहीं से सारी समस्याएं शुरू होती है। देखिए, अभी के नियमों के अनुसार कुछ श्रेणियों में सैनिकों के लिए कार खरीदने की न्यूनतम कीमत जो है लगभग 8 लाख रुपए रखी गई है और अधिकतम कीमत जो है लगभग 20 लाख रुपए तक तय की गई है। खास तौर पर यह सीमा जो है जेसीओस और ओआर श्रेणी के सैनिकों को प्रभावित करती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई सैनिक इस श्रेणी में आता है तो वह 20 लाख रुपए से ज्यादा के जो कीमत की कार है वो सीएसडी के माध्यम से नहीं खरीद सकता, चाहे उसके पास पर्याप्त पैसे क्यों ना हो। यहीं से समस्या की देखिए शुरुआत होती है। आज के समय में कारों की कीमत पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हो चुकी है। साथ ही कारों में जो सुरक्षा सुविधाएं होती है वे भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आजकल अच्छी और सुरक्षित कारें जो हैं इनमें कई जरूरी फीचर्स होते हैं, जैसे कई एयरबैग्स, बेहतर ब्रेक सिस्टम, स्टेबिलिटी कंट्रोल और मजबूत बॉडी। लेकिन अगर कीमत की सीमा कम रखी जाएगी तो कई सैनिक ऐसी कार नहीं खरीद पाएंगे जिससे बेहतर सुरक्षा सुविधाएं हो। ये स्थिति चिंता की बात बन जाती है, क्योंकि कार सिर्फ आराम के लिए नहीं बल्कि परिवार की सुरक्षा के लिए भी बेहद ही जरूरी होती है। इस मुद्दे को लेकर देखिए, नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी के भारत सरकार के लिए रक्षा मंत्री को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में उन्होंने इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया है। उन्होंने कहा है कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों को सीएसडी के माध्यम से सामान खरीदने की सुविधाएं इसलिए दी जाती है ताकि उनके जीवन को थोड़ा आसान बनाया जा सके और उनकी सेवा का सम्मान किया जा सके। लेकिन अगर कार खरीदने में ऐसी सीमाएं लगा दी जाए तो उन्हें अपनी पसंद का सुरक्षित वाहन खरीदने से रोका जा रहा है। तो ये व्यवस्था अपने मूल्य उद्देश्य से थोड़ी दूर हो जाती है।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नियम रिटायर्ड सैनिकों को भी प्रभावित करता है। कई रिटायर्ड सैनिक अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा करने के बाद अपनी जो बचत है उससे एक अच्छी कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन जो उसकी कीमत की सीमा की वजह से वो अपनी पसंद की कार जो है वो नहीं खरीद पाते हैं। ये उनके लिए निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि उन्होंने वर्षों तक देश की सेवा की है और जब वे अपनी मेहनत की कमाई से कुछ खरीदना चाहते हैं तो उन्हें जो है सीमाओं का सामना करना पड़ता है। इसी कारण से इस नियम को लेकर ये भी कहा गया है कि ये व्यवस्था कुछ हद तक भेदभाव जैसी बनती है। जब सीएसडी में सामान बेचा जाता है तो एक तरह से सरकार विक्रेता की भूमिका में होती है और सैनिक ग्राहक की तरह होते हैं। सामान्य रूप से जब कोई व्यक्ति ग्राहक होता है तो उसे अपनी पसंद का सामान खरीदने की आजादी होती है, लेकिन अगर किसी को सिर्फ उसकी रैंक के कारण सीमित कर दिया जाए तो ये सवाल उठता है कि क्या ये सभी के साथ समान व्यवहार है। इस पत्र में भारत के संविधान के आर्टिकल 14 का भी उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 14 जो है वो ये कहता है कि सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता का अधिकार है और सभी को बराबर सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर किसी व्यवस्था में अलग अलग श्रेणियों में लोगों के लिए अलग अलग नियम बनाए जाए और इससे समान अवसर प्रभावित हो तो उस पर चर्चा होना स्वाभाविक है। इसी के साथ देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की भावना का भी यहाँ उल्लेख किया गया है। इस कानून का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार हो और उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए। इसी आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि सीएसडी में कार खरीदने की मौजूदा व्यवस्था पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। इस पत्र में सरकार से दो मुख्य मांगे की गई है। पहली मांग यह है कि कार खरीदने के लिए जो रैंक के आधार पर कीमत की सीमा तय की गई है उसे समाप्त किया जाए और उसमें उचित बदलाव किया जाए। दूसरी मांग यह है कि सेवा में कार्यरत सैनिकों और पूर्व सैनिकों को यह स्वतंत्रता दी जाए कि वे अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार वाहन चुन सके। अगर किसी सैनिक के पास पर्याप्त पैसे हैं और वह अपनी पसंद की कार खरीदना चाहता है तो उसे केवल रैंक के आधार पर रोका नहीं जाना चाहिए। इसी तरह का निर्णय कई मायनों में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सबसे पहले इससे सैनिकों के सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। दूसरा, वे अपने परिवार के लिए अधिक सुरक्षित वाहन चुन सकेंगे और तीसरा, यह व्यवस्था सैनिकों के पूर्व सैनिकों की समान अवसर देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे देखिए सरकार की जो सैनिक कल्याण की नीति और मजबूत होगी। पत्र के अंत में सरकार से विनम्रता के साथ अनुरोध किया गया है कि इस मुद्दे पर सहानुभूति के साथ विचार किया जाए और जल्द से जल्द आवश्यक बदलाव किए जाए ताकि सैनिकों और पूर्व सैनिकों को बेहतर सुविधा और अधिक स्वतंत्रता मिल सके। आखिर में ये भी कहा जा सकता है कि हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। ऐसे में उनके कल्याण के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं को समय के साथ बेहतर बनाना बेहद ही जरूरी है। तो देखिए ये पत्र अपने आप में काफी मायने रखता है और आप सभी से इसीलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा क्योंकि देखिए ये अभी जो मैंने आज के इस वीडियो में ये जानकारी जो लेटर में शेयर की, लेटर के माध्यम से जो मांग माननीय रक्षा मंत्री जी तक पहुंचाई गई है, इसके बारे में कभी ना कभी आपने भी जरूर सोचा होगा जब आप आपकी पसंद की कार खरीदने गए होंगे और आप नहीं खरीद पाए होंगे। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि हमारी जो ये आवाज है ये सरकार तक पहुंचे, सरकार को पता चले कि आज हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी मांग क्या है। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ये कमेंट है हमारे गुजरात के ही एक भूतपूर्व सैनिक का है। वो लिख रहे हैं कि नमस्कार मैम, मैं काफी समय से आपके वीडियोस देख रहा हूँ, बहुत मदद मिलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे मेरी पेंशन में एक समस्या आई है। फरवरी महीने की मेरी जो पेंशन आई है वो 9,000 रुपये कम आई है। कृपया आगे क्या कार्रवाई करूं ये बताइए। देखिए जितेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पेंशन से जो है वो रिकवरी आई है। ऐसे बहुत सारे मामले समय समय पर हम शेयर करते रहते हैं और उसका उद्देश्य यही होता है कि बाकी जो हमारे फैमिली पेंशनर्स हैं, सर्विस पेंशनर्स, डिपेंडेंट हैं, उनको इसके बारे में पता चल सके कि अगर एकदम से पेंशन में इतना बड़ा अमाउंट कट होकर आ रहा है, पेंशन आ रही है, तो उसका रीजन क्या है।
सिर्फ आपको एक वीडियो देख के इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, अभी जो आपने समस्या शेयर की है उससे यही लग रहा है कि आपकी पेंशन से जो है रिकवरी काटी गई है। अब आप क्या करिए, सीपी ग्राम पर कंप्लेन करिए और सीपी ग्राम पे कंप्लेन करके उनको कहिए कि ये रिकवरी क्यों आई है, मुझे इसके बारे में जानना है। स्पर्श आपको पूरा डिटेल में जवाब देगा कि उन्होंने आपको कब कब अतिरिक्त जो है भुगतान किया है। इसके साथ स्पर्श में लॉगिन करके, अगर आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है तो स्पर्श में लॉगिन करके पेंशन स्लिप भी जरूर से डाउनलोड करा दीजिएगा। और अगर फिर भी कुछ दिक्कत आती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम एक बात आपने गलत बोल दी है, जिन्होंने केस किया है उनको मिलेगा ही मिलेगा, बाकी वालों को मुश्किल है मिलना। ये बात बिल्कुल गलत बोल रही हैं आप, गलत इंफॉर्मेशन शेयर मत करो। मैडम, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 14 के हिसाब से जीत मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ही मिलेगा। खाली जब आर्टिकल 16 या 14 का हवाला दिया है कोर्ट में, तो फिर इसका मतलब ये है कि सभी पीएमआर वालों को मिलेगा। आप गलत जानकारी मत शेयर करो। देखिए, पीएमआर वेटरन्स का ये कमेंट है, इस पर मैं विस्तार से जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, 2019 से हम पीएमआर जो हमारे वेटरन्स हैं उनके हित में बात कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उनके वेलफेयर से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी शेयर कर रहे हैं। हमने बहुत प्रयास किया है। अभी थोड़े दिन पहले आपने जिस संगठन का लेटर देखा कार परचेस को लेकर, जो माननीय रक्षा मंत्री जी को जो लेटर भेजा है, इन्होंने ही पीएमआर वेटरन्स के लिए सबसे पहले आवाज उठाई थी और सबसे पहले पीएमआर वेटरन्स को कहा था कि जागिए, वरना भविष्य में भी आपके साथ अन्याय होगा। माननीय राष्ट्रपति जी को लेटर भेजने वाले भी यही थे और वो लेटर हमने शेयर भी किया था वीडियो में। आप जो ये बोल रहे हैं गलत जानकारी का, तो उसको मैं क्लियर कर दूं। आप क्या लिख रहे हैं कि मैम एक बात आपने गलत बोल दी, जिन्होंने केस किया है उनको मिलेगा ही मिलेगा। एएफटी ने, देखिए, ओआरओपी 2 पीएमआर वेटरन्स को नहीं दिया था। उस समय एक वेटरन्स जो थे, शायद वो एयरफोर्स के थे, उन्होंने माननीय एफटी न्यू दिल्ली में जाकर केस कर दिया था। एफटी ने उनको जो है ओआरओपी ग्रांट कर दी। अब वो तो जीत चुके हैं, आने वाले दिनों में ये जीत चुके हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे वेटरन्स हैं जिन्होंने, जिसमें से मेरे हस्बैंड भी एक है, उन्होंने वो भी पीएमआर आए हैं, उन्होंने ओआरओपी के लिए केस किया था दिल्ली एफटी में, वहां से उनको जीत मिल चुकी है। अब उनके हक में फैसला आ गया है। एफटी कोर्ट ने बोल दिया है कि उनको जो है ओआरओपी मिलनी चाहिए। तो अब जब ये माननीय, अभी तो जो केंद्र सरकार है, इन सारे फैसलों के खिलाफ उन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया है। तो जब इन फ्यूचर एफटी जब कोई जजमेंट सुनाएगी उस रिव्यू पिटीशन पर, या उसके बाद केंद्र सरकार जब हाई कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट का तो हालांकि ऑप्शन नहीं खुला है, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो क्या एफटी का जो ये जजमेंट है ये कैंसिल होगा? ये बिल्कुल कैंसिल नहीं हो सकता है। और मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि पीएमआर वेटरन्स को ओआरओपी नहीं मिलेगी। मैंने ये कहा कि जो भी हमारे पीएमआर वेटरन्स हैं जो ऑलरेडी जीत चुके हैं, उनके हक में जो फैसला आ चुका है उस पर लगभग तो किसी भी तरीके का संकट नहीं है। और ये मैं अभी भी कह रही हूँ कि जो जीत चुके हैं वो तो उनका तो फिर वो तो हो ही चुका है। अभी बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जो एफटी में, अलग अलग एफटी में चल रहे हैं पीएमआर वेटरन्स के, क्योंकि केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया है, तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और होगी तो भी अभी जजमेंट आने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये पेच यहाँ अटका है। अभी इस पर और समय लगेगा। ये अपडेट सही है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। आपने जो भी आर्टिकल्स का यहाँ हवाला दिया है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 14, हम रोज ही इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे जो डिफेंस के पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, ये जो भटक रहे थे ना, आज यहाँ वहां अपने केस को लेकर परेशान हो रहे थे, उनके लिए मैंने ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां उनको लीगल एडवाइस बिल्कुल फ्री में मिल रही है, उनको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आ रही है। तो प्लीज पहले आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर मुझे कुछ एडवाइस दीजिए। चलिए, इसी के साथ अगला कमेंट देख लेते हैं, जो आज की इस वीडियो का आखिरी कमेंट है। ये लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, मेरी फरवरी महीने की पेंशन जो है नहीं आई है, मार्च की आएगी या नहीं, कृपया हेल्प करिए। सर, आपने लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर अपना स्टेटस वगैरह चेक किया है नहीं? देखिए, बहुत सारे हमारे ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराया था लेकिन रिजेक्ट हुआ है, इस वजह से उनकी पेंशन जो है प्रभावित हुई है। आप मुझे अगली बार फिर से कमेंट करिए, विस्तार से कमेंट करिए, ताकि जो है मैं आपको इस पर कुछ राय दे पाऊँ। अगर लाइफ सर्टिफिकेट आपकी उसकी ड्यू डेट जो है नवंबर में थी और
आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा दिया है, पर्स में लॉगिन करके वगैरह सब चेक कर लिया है कि लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट 2026 की दिखा रहे हैं, यानी लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव हो चुका है, फिर तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। बिना किसी वजह के अगर पेंशन रुकी है फरवरी महीने की, तो आप जो है सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। बाकी कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर अगर फरवरी महीने की पेंशन नहीं आई है तो मार्च महीने की पेंशन भी रुक सकती है। अगर कुछ ज्यादा परेशानी है, आप नहीं स्टेटस वगैरह चेक कर पाते, तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, मैं जरूर से मदद करूंगी। पर आज तक के लिए यही जानकारी थी जिसको लेकर वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसे लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।